नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी हुई खबर की, जहां उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो वहीं दूसरी खबर मणिपुर हिंसा को लेकर है, जहां आज फिर जमकर हिंसा हुई। तो वहीं तीसरी खबर दिग्विजय सिंह और रामेश्वर शर्मा से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वहीं चौथी खबर है कटनी से, जहां पर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई, जिन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, जहां पर जम्मू कश्मीर का दौरा, दिग्विजय सिंह वर्सेस रामेश्वर शर्मा, और इसके साथ ही मणिपुर हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे की। जी हां, जिसको लेकर उन्होंने जम्मू के पलौरा में जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनावों को लेकर शाह की यह पहली रैली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर घाटी में दोबारा आतंक फैलाने का आरोप लगाया। शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन फिर से ट्रेड शुरू करना चाहती है। साथ ही जिसका पैसा आतंकियों की मदद के लिए है, वहीं इलाके में फिर से अशांति आएगी, यह भी उन्होंने कहा। हालांकि भाजपा सरकार के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। कांग्रेस जेल में बंद पत्थरबाजों और आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को छुड़वाना चाहती है, ताकि आतंक फिर से फैले। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में हैं और 43 जम्मू संभाग में। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेजेस में चुनाव होने हैं और नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं। लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। तो सुना आपने किस तरीके से अमित शाह जो कि पहुंचे जम्मू कश्मीर के दौरे पर। और इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं, ये पहला अमित शाह का चुनावी दौरा है और इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कसम खा के कहा कि 370 हम वापस नहीं आने देंगे। साथ ही तंज कसा तमाम बातों को लेकर आपको बता दें कि आज गृहमंत्री अमित शाह का पहला दौरा है और विरोधियों को हराना नहीं, जमानत जब्त कर घर पर बैठाना है, ये तमाम नारे आज उन्होंने दिया। और तमाम जानकारी के लिए हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। धन्यवाद सुनीता जी। सर, जिस तरीके से आज का ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक का साया और उस बीच लंबे अरसे के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हुंकार भरते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, क्या लगता है किस तरीके से इस आज के दौरे को देखना चाहिए? सुनीता जी, ये तो ठीक है कि विधानसभा चुनाव है, गृह मंत्री वहां गए जी, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया अनुच्छेद 370 का वापस लाने का, ये तो विधानसभा का काम नहीं है। अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन जाती है तो भी ये केंद्र सरकार का मसला है ना जी। और अभी जो जम्मू कश्मीर की जो चुनावी तस्वीर है जी, उसमें आतंकवाद तो कम हुआ नहीं है। हमें याद है 10 वर्ष पहले ये प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार में कहा था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे
और आतंकवाद मिटाएंगे। जी लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि आए दिन हमारी देशभक्त सेना के जो शहीद हो रहे हैं, कैप्टन, मेजर, जवान, तो ये आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये तो रोक नहीं पाए। बिल्कुल। और दूसरा, जी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है इस समय वो चौथे नंबर पर है। जी पहले नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर पीडीपी है और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। तो अब ऐसी स्थिति में उनके इस बयानों का क्या अर्थ निकाला जाए, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उसका। जी। और कहीं ना कहीं राजेश जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि 370 को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई थी, पहले भी चुनावों के लिए कहा गया था कि हम 370 लेकर आएंगे, और अब यहाँ पर दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं, जहां पर एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि हम नहीं लाने देंगे, तो वहीं दूसरी पार्टियां इसको लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है यही बना रही हैं। अगर हम देखें जिस तरीके से आतंकवाद की आप बात कर रहे हैं, लगातार घाटी में चुनाव के पहले जो आतंकवाद की घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। अब दौरों का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन जहां पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी हुंकार तो भर रही है, लेकिन आपसी सहमति इनकी स्वयं नहीं बन पा रही। जहां पर बीजेपी अपने टिकट बंटवारे को लेकर पेच में फंसी है, तो वहीं जम्मू में अगर हम बात करें तो कांग्रेस और एनसी के भी पेच फंसे हैं और दोनों अपने दावे पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि जीत से कितनी दूर नजर आएंगे, क्योंकि अभी ही बंटवारे को लेकर इतनी मशक्कत? देखिए सुनीता जी, अभी जम्मू कश्मीर की जो चुनावी मैदानी स्थिति है जी उसमें आपको ये देखना होगा कि जो जम्मू वाला हिस्सा है जी उसमें तो कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि चुनावी तालमेल में कोई मुश्किल आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच। जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। जी लेकिन कश्मीर वाला जो पार्ट है और खासतौर पे दक्षिण कश्मीर जो है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। जी और इसके बावजूद इसलिए कि 7-8 साल में जो राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन जो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो काम नहीं किया है जिसकी अपेक्षा कश्मीर के लोग करते थे। जी कश्मीर के लोगों की मुख्य शिकायत क्या है? आपको याद है 2014 में विधान परिषद भी होती थी जी कश्मीर में, जी। वो विधान परिषद समाप्त कर दी गई, छीन ली गई कश्मीर से। इसके बाद लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ मिला होता था, लद्दाख छीन लिया गया कश्मीर से। तो और इसके बाद कई सारे कारण ऐसे हैं, बेरोजगारी 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा और मुद्दा है, गंभीर मसला है। इस आज तक इतनी बड़ी बेरोजगारी की जो समस्या है वहां कभी नहीं रही। पर्यटन अब उस तरह से ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि आतंकवाद नहीं रुक रहा है। बाहर से आने वाला निवेश जिसकी जो प्रयास हो रहे थे उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। जम्मू अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये कहा गया था कि अब पंडित लौट आएंगे, कश्मीरी पंडित। कितने कश्मीरी पंडित लौटे ये हम सब जानते हैं। कोई तो यानी जम्मू कश्मीर के मामले में भारतीय जनता पार्टी के दावे बहुत ही अजीब से रहे हैं। और तो और जो पीडीपी ने जिसके साथ सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब पीडीपी भी उनके साथ जो है दूर छिटक रही है। तो अब मुश्किल है कि इनके साथ कोई चुनावी समझौता हो। 2014 में इनके पास 25 सीटें थी, अब इस बार देखिए कि शायद वो आंकड़ा भी इनको छूने में परेशानी आएगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद 10 साल बाद अब चुनाव होने हैं, एक निशान, एक विधान को लेकर बात हो रही है, लेकिन लगातार हुंकार भरते हुए आज गृह मंत्री नजर आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ राजेश बादल जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, और तमाम बातें साझा की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि 370 का जो वादा है, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जीते तो 370 वापस लाएंगे, तो वहीं अमित शाह जी कह रहे हैं राहुल बाबा कैसे आप लाएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। तो राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। हालांकि 90 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, 47 घाटी में, 43 जम्मू संभाग में और 3 फेजेस में चुनाव होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं कश्मीर चुनाव से पहले, जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले आज पहला उनका ये दौरा है, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों को चर्चा दी।
और चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबर में दूसरी खबर की बात करेंगे, मणिपुर हिंसा की। जी हां, लगातार मणिपुर जल रहा है, जहां आज फिर एक बार जमकर हिंसा हुई है। अगर बात करें जिरीबाम में, शनिवार को अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंद्र सिंघा के रूप में हुई है, तो वहीं वो घर में अकेले थे जब यह हादसा हुआ। दूसरी घटना के बाद की बात करें तो इसमें कुकी और मैतेई समुदाय के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इलाके में सुबह से ही लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है। भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। गुस्साई भीड़ सुरक्षा बलों से हथियार लूटना चाहती थी और पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने पैलेट गन से कई राउंड फायरिंग की, मॉक बम, आंसू गैस के गोले भी दागे। सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच रात भर संघर्ष चला। 5 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अभी तक हथियार, गोला बारूद लूटे जाने की कोई फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोनों ही जगहों पर हिंसा में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। तो मणिपुर हिंसा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर जलता नजर आ रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वीएन झा जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया हेड में आपका। नमस्कार सर। सर, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी। सर, जिस तरीके से लगातार मणिपुर में जो आगजनी हो रही है, हिंसाएं हो रही हैं, और पहले देखिए जहां ड्रोन से हमले हो रहे थे, अब पूर्व सीएम के घर पर भी रॉकेट गिरने की खबर आ रही है। लगातार हिंसा की आग में जो मणिपुर है वो जलता नजर आ रहा है, लेकिन कहीं इसका कोई ओर छोर नजर नहीं आ रहा कि आखिर ये आग कब रुकेगी। देखिए, वहां पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी और चीजें अब धीरे धीरे रास्ते पे आ रही थी। लेकिन ये जो ड्रोन का और रॉकेट का जो एंट्री हुआ है, ये पहले वहां पे नहीं था। अब ये ड्रोन से जो बॉम्ब गिराए जा रहे हैं और लॉन्ग रेंज रॉकेट, पता चला है कि कल तो 3 किलोमीटर वाले रॉकेट चले थे और आज उससे भी बड़े दूरी वाले रॉकेट चले हैं। तो ये रॉकेट और ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं? मणिपुर की जनता तो ड्रोन और रॉकेट इस तरह से एडवांस जो इक्विपमेंट है ये नहीं बना सकती। ये कहाँ से आ रही है? ये म्यांमार में भी नहीं है जी। तो या तो फिर चीन से आ रही है या फिर इसका रास्ता कहीं न कहीं पाकिस्तान से है जी। पाकिस्तान के पास में भी ये रॉकेट और बनाने की तकनीकी नहीं है इस तरह की जी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ISI के सिंक्रनी से, उनके कोऑर्डिनेशन से चीन से ये इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, या तो डायरेक्टली कुकी और वहाँ के चर्च को, क्योंकि इसमें चर्च की भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है। ये याद रखिए, जितने भी हिल्स हैं ऊपर वाले पोर्शन, उसमें सब सारे हिल्स में चर्च का काफी दबदबा है और उन्हीं के इशारे पे ये कुकी जो या फिर नागा जो हैं, ये तीनों काम करते हैं। इसमें ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि इसमें लेटेस्ट एंट्री हुई है रखाइन आर्मी की। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको याद होगा। रखाइन में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, वो म्यांमार के आर्मी के खिलाफ में साजिश शुरू की है जी। इनका एक छोटा सा ग्रुप यहाँ भी मणिपुर में भी एक्टिव है। तो बिल्कुल सर, ये कहा जा सकता है कि मणिपुर हिंसा में कहीं ना कहीं अब जो बाहरी एंट्री हुई है लगातार, अब इसको लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि रॉकेट लॉन्चर वहां इस्तेमाल किया गया, पूर्व सीएम के घर को निशाना बनाया गया और आज एक बार फिर हिंसा। तो लगातार हिंसा का क्रम और पैटर्न चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मणिपुर हिंसा में कहीं ना कहीं बाहरी जो हाथ है वो लगातार नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा वो लेते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आशंका है आपकी। देखिए, मणिपुर में जो भी चल रहा है वो आज बहुत पहले से, दशकों पहले से उसमें फॉरेन हैंड्स इन्वॉल्व हैं और वो फॉरेन हैंड्स पहले चाइना का था और कुछ हद तक म्यांमार के जो रेबल्स थे उनका था जी। आज के दिनों में क्योंकि वो रोहिंग्या का जो रखाइन आर्मी है उसकी एंट्री हुई है, तो एक इस्लामिक ग्रुप भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व हुआ है जी। तो इसलिए सब मिला जुला के ये उसमें लगे हुए हैं
और एक और चीज याद रखिए, जो आपने जैसे बताया कि लेटेस्ट वेपन्स जो वहाँ पे आ रहे हैं, जी ये काफी दर्दनाक है, क्योंकि याद रखिए कि वहाँ पे एक और ग्रुप काफी एक्टिव है जो कि ड्रग कार्टेल है। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैती जो वहाँ पे 60% है, जी वहाँ पे कुकी और बाकी जो समुदाय है वहाँ पे सिर्फ 40% के आसपास है, 35 to 40, लेकिन उनके पास में 90% जो वहाँ की जमीन है जी वो है। तो ज्यादा संपत्ति जो है वो कुकी और बाकी लोगों के बिल्कुल। तो लगातार दो समुदाय की जो लड़ाई है अब वो इस कदर आगे बढ़ रही है कि इसका फायदा जो दूसरे लोग हैं वो उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी एंट्री जो हो रही है कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। जी जी धन्यवाद सर। तो चलिए डॉक्टर वीएन झा जी हमारे साथ जुड़े, समय की कमी है लेकिन काफी तरीके से उन्होंने हमें बात समझाई कि जो वहां पर आर्मी नजर आ रही है, क्या उनके पास ये हथियार किस तरीके से आए, क्या चाइना का उसमें हस्तक्षेप है, और जिस तरीके से कुकी और मैतेई समाज की बात करें और लगातार आरक्षण की आग, तो तमाम ऐसे मुद्दों के बीच लगातार वहां पर संघर्ष देखा जा रहा है, आगजनी देखी जा रही है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रॉकेट के जो लॉन्चर्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर भी वहां पर कैसे पहुंचा, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। और 4 बजे की बड़ी खबर में बात करेंगे भोपाल में क्या कुछ चल रहा है। जी हां, जहां मुस्लिम युवाओं की शिक्षा और नौकरी को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है जिस पर जमकर अब सियासत हो रही है। भोपाल के रविंद्र भवन में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की हालत SC/ST जैसी हो गई है, जहां सिर्फ 74% पुरुष और 60% महिलाएं ही पढ़े हुए हैं, लेकिन नौकरियों में SC/ST से भी वे नीचे हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि दिग्विजय सिंह मुसलमानों के इतने ही हितैषी हैं तो अपने बेटे की सीट से मुसलमान को चुनाव क्यों नहीं लड़वा देते। रामेश्वर ने कहा कि दिग्विजय सिंह SC/ST का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाने की बजाय मदरसों में पढ़ाकर आतंकी बनाना चाहते हैं। आबादी के केवल 74% मुस्लिम लिटरेट है और महिलाएं लगभग 60% से कम है, और ये काफी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के भी अगर आप लेंगे तो उनके लगभग बराबर हो जाते हैं। लेकिन सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हमारे मुस्लिम्स भी बहुत नीचे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और कितने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर SP बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर SP बनाए कि उनको जिहादी बनाया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर करारा जवाब दिया है, करारा पलटवार किया है रामेश्वर शर्मा ने। आपने दोनों की बातचीत सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी देखी जा रही है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से देखें दिग्विजय सिंह जी के जो बयान आते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान आते हैं जो कि लगातार राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरते हैं, और कहीं ना कहीं एक एंटी जो उनका बयान होता है लगातार ये देखा जाता है। अब एक और बयान देकर वो सुर्खियों में आ गए हैं, जहां पर रामेश्वर शर्मा ने भी करारा जवाब दिया, उनको नया जिन्नत बोल दिया। बिल्कुल, देखिए, मुसलमानों को लेकर दिग्विजय सिंह लगातार अपना पक्ष रखते हैं मुखरता से और समर्थन भी करते हैं, और यही वजह है कि लगातार हमने देखा उनके पिछले बयानों में मुसलमानों का कई मामलों में जहां पर
पूरा देश विरोध कर रहा था, वहां उन्होंने समर्थन किया, उस मंच पर जाकर समर्थन किया। चाहे वो बाटला हाउस दिल्ली का एनकाउंटर मामला हो, कसाब को फांसी का मामला हो, ओसामा को मौत देने का मामला हो, सभी मामलों में उन्होंने समर्थन किए थे। और यही वजह है कि वो लगातार विवादित बयान की श्रेणी में भी आते हैं। इस बार उन्होंने मुस्लिम प्रोफेशनल्स युवाओं के एक सम्मेलन में ये बयान दिया और कहा है कि एजुकेशन का स्तर मुसलमानों में काफी कम है और एसटी एससी से भी गिरी स्थिति जो है वो मुसलमानों की है। रामेश्वर शर्मा का पलटवार सामने आया है और वीडी शर्मा का भी पलटवार सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि ये क्या एसटी एससी का जो है दिग्विजय सिंह हक छीन कर मुसलमानों को देने की बात करना चाहते हैं या फिर देश में एसटी एससी और मुसलमानों के बीच जाति विभेद बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय के हर बयान पर बीजेपी अटैक करती है और इस बार करारा पलटवार जो है रामेश्वर शर्मा ने किया है। जी बिल्कुल, और पलटवार करते हुए देखिए यहाँ पर एक और तंज भी कसा रामेश्वर शर्मा ने कि अगर दिग्विजय सिंह मुस्लिमों के इतने ही हितैषी हैं तो अपने बेटे की सीट से मुसलमान को चुनाव क्यों नहीं लड़वा देते। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि आप एक तंज तो छोड़ देते हैं, आप एक सुर्खियां बटोरने के लिए बड़ा मुद्दा तो छेड़ देते हैं, लेकिन जब आप फंसते हैं तो उसका बयान अब सामने आना चाहिए कि अपनी सीट से आप चुनाव क्यों नहीं लड़वा देते। अब इसको लेकर क्या कुछ सियासत देखी जा रही है ब्रजेश जी? बिल्कुल, देखिए यही एक तो जिन्ना से तुलना की है, नया जिन्ना बताया है, क्योंकि जिन्ना भी मुसलमानों के पक्ष में इसी तरीके से खुलकर खड़े होते थे। लेकिन दिग्विजय सिंह हिंदू हैं, कांग्रेस नेता हैं और इसीलिए उन पर लगातार हमले भी होते हैं, सियासी हमले बढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह को चुनौती दे डाली है रामेश्वर शर्मा ने और कहा है कि राधौगढ़ जो उनके बेटे जयवर्धन सिंह की सीट है वहां से किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब चुनौती दी है रामेश्वर शर्मा ने, देखना यह है दिग्विजय सिंह का क्या जवाब आता है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में यही कहा जाता है कि वो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और खुलकर अपनी बात रखते हैं। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने जो बात रखी है उसको लेकर रामेश्वर शर्मा ने करारा जवाब दिया है। अब इसको लेकर लगातार सियासत भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अगर राजनीतिक गलियारों में देखें तो वार पलटवार हो रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को मदरसों में पढ़ने के सवाल पर भी कटाक्ष किया कि मदरसों से पढ़कर क्या वे एसपी और कलेक्टर बने हैं या फिर जिहादी बनाया। इसको लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अपनी बेटे की सीट से आप क्यों नहीं लड़वा देते अगर आप इतने ही हितैषी हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर मुद्दा जो है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच आ गया है, जहां रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को गणेश जी सद्बुद्धि दें। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के वीर सपूत की, जहां सिक्किम में शहीद हुए मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जवान प्रदीप पटेल को आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका ग्राम हरदुआ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने कहा कि मां भारती के वीर सपूत सेना के जवान प्रदीप पटेल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और राष्ट्र की सेवा में आपके अद्वितीय योगदानों और समर्पण के लिए ये देश आपका सदैव ऋणी रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो आइए आपको सुनवाते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। ये हमने 1 करोड़ रुपए की धनराशि उनके माता पिता को भी, उनकी विवाह नहीं हुआ है, इसलिए जो हमारी पॉलिसी है उस अनुसार हम 1 करोड़ रुपया शहीद के परिवार को देते हैं। अगर विवाह हो गया, शादी हो गई तो माता पिता और पत्नी में बराबरी से उस राशि को बांटते हैं। लेकिन इस प्रकरण में चूँकि शादी नहीं हुई तो सारी धनराशि उनके माता पिता को देंगे और जो बन सके हम सब इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भी हैं। व्यक्ति का जाना ये वास्तव में कष्टप्रद है। परमात्मा की लीला, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जन्म मृत्यु के क्रम में अपने देश की बलिवेदी पे जो शहीद होते हैं उनकी एक अलग भूमिका देती है, उनके अलग सम्मान के साथ देखा जाता है। दुनिया की सारी सेनाओं में भारतीय सेना का एक विशेष स्थान है। चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ।